नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं हरिओम क्लासेज में कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के खंड ब में इकाई फर्स्ट का अध्याय फर्स्ट भारत के संविधान की विशेषताएं पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, सभी ध्यानपूर्वक सुनना और इसको व्यवहार में ढालने का प्रयास करना। देखिए, संविधान किसी देश के शासन को चलाने वाले नियमों व सिद्धांतों के समूह को संविधान कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, संविधान की विशेषताएं पढ़ने से पहले ये जो अभी मैंने बताई है, ये संविधान की परिभाषा याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम संविधान की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। संविधान के बारे में संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा भी था कि मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। ये मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहे हुए वाक्य बता रहा हूँ। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी करते हैं। किसी भी देश का संविधान वो राजनीतिक व्यवस्था वहाँ की आस्था, विश्वास, शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होती है। यानी कि उस देश में रहने वाले नागरिक हो चाहे राजनेता हो, सभी की उस संविधान के अंदर आस्था और विश्वास होना अति आवश्यक है। भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण किया था। जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था, उस समय संविधान की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी और आज की परिस्थितियाँ कुछ अलग है। इसलिए संविधान निर्माण करते समय उन राजनेताओं ने, उन बुद्धिजीवियों ने, उन विद्वानों ने इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखा कि समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव होना ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ ऐसी विशेषता इसमें जोड़ी जाए। तो उन्होंने संविधान के अंदर एक लचीलापन जोड़ा था और उस लचीलापन के कारण ही आज समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव किया जा रहा है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। यानी कि इस देश में रहने वाले नागरिकों का कल्याण कैसे हो, और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को भी स्पष्ट किया हुआ है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में विश्व के अन्य संविधानों के जो श्रेष्ठ गुण हैं, यानी कि हमारे देश का जो संविधान बनाया गया है, ये केवल हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने या विद्वानों ने ही अपनी बातें नहीं रखी है। कई सारे देशों के संविधानों को एकत्रित किया गया और उन सारे संविधानों के अंदर जितने भी श्रेष्ठ गुण थे, उन गुणों को लेकर के हमारे संविधान के लिए संकलित किया गया। और साथ ही उन्होंने भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार उसमें वांछित परिवर्तन किए जाने का भी विकल्प रखा, जो अभी मैं लचीलापन की बात बता रहा था।
तो भारत के संविधान को जीवंत संविधान का भी दर्जा दिया हुआ है। संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति जो अत्यंत या संक्षिप्त रूप में जो प्रस्तावना है उसमें हम व्यक्त करेंगे। तो भारत का संविधान एक ऐसा लिखित और एक कानूनी दस्तावेज है। इस संविधान को लिखने में सर्वाधिक समय लगा था। अन्य देशों के संविधानों को भी देखिए और भारत के संविधान को भी देखिए। लगभग 3 वर्ष का इस भारत के संविधान को लिखने में समय लगा था, यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इस भारतीय संविधान को लिखने में समय लगा था। तो हम इसको आगे भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं विस्तार से उनको जानते हैं। यहाँ अपन करीब 20 भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना और उसको समझने का पूरा प्रयास करना। तो भारत के संविधान की विशेषता में पहली विशेषता दी हुई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। इसमें भारत का संविधान प्रभु सत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात भारत का जो संविधान है वो जनता द्वारा निर्मित संविधान है। इसमें आप यहाँ देख सकते हो, ये पहली विशेषता दी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मा अर्पित करते हैं, यानी कि यहाँ भारतीय जनता ही इस संविधान की निर्माता है और जनता ने स्वयं की इच्छा से इसे अंगीकार किया है या आत्मा अर्पित किया है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में आप समझेंगे। डॉक्टर KM मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। प्रस्तावना को, जो संविधान के अंदर मूल विशेषता में आती है प्रस्तावना। और यहाँ आप नीचे देखिए, जो तीसरी भारतीय संविधान की विशेषता है विश्व का सबसे विशाल संविधान। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। आप देख लीजिए, अमेरिका के संविधान के 7 अनुच्छेद है, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। वहीं हमारे संविधान की इनसे तुलना कीजिए तो इन सबसे व्यापक संविधान हमारा है, इन सबसे विस्तृत संविधान हमारा है। इसमें 395 अनुच्छेद है। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति और उस देश के संविधान के अंदर 7 अनुच्छेद है, जबकि भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद और इसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 5 परिशिष्ट है। इतना विस्तृत और व्यापक ये भारत का संविधान है। इसमें अब तक 101 संशोधन हो चुके हैं, जो ये 2016 के अंदर 101वां ये जो संशोधन हुआ था GST वाला 101वां संशोधन, यानी कि 101 संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं, जिसको GST है जो वस्तु और सेवा कर के रूप में लिया जाता है। ये सितंबर 2016 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में हमारे संविधान के अंदर संशोधन माना जाता है। अब हम बात करते हैं इससे आगे लिखित भारतीय संविधान की चौथी विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। भारत में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो संविधान लिखा गया है,
यानी कि बहुत विस्तृत संविधान है, और ये लिखित और निर्मित संविधान है। जो इंग्लैंड है तो वहाँ का संविधान वो लिखित संविधान नहीं है, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। लेकिन इसमें विस्तृत संविधान होने के बावजूद भी इस देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसमें संशोधन की व्यवस्था की हुई है। इसलिए मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 101 संशोधन हो चुके हैं। अब मैं संविधान की 5वीं विशेषता की बात करता हूँ, संसदीय शासन व्यवस्था। तो आप यानी से देख सकते हैं भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों में भी अपनाया हुआ है, जहाँ राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्र में राष्ट्रपति का पद है वो जो संवैधानिक पद माना जाता है, और राज्यों के अंदर राज्यपाल का पद है वो एक संवैधानिक पद माना जाता है। उससे आगे आप ध्यानपूर्वक 6ठी भारतीय संविधान की विशेषता है वो है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया हुआ है। संविधान निर्माताओं ने देश के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। पहले 7 थे। एक जो संपत्ति का अधिकार है, जैसे 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत हटा दिया गया है। अनुच्छेद 21 के बाद में एक नया अनुच्छेद आप यहाँ देख सकते हैं 21A जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था ये जो प्रत्येक राज्य का दायित्व है। इसके बाद में आप भारतीय संविधान की 7वीं विशेषता है उसको समझेंगे, जो यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। यानी कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है, जो आयरलैंड से लिए हुए है। यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि जो भारतीय जो संविधान है, इस संविधान में कई सारे देशों के संविधानों की विशिष्टताओं को लिया हुआ है, श्रेष्ठताओं को लिया हुआ है। तो ये जो भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अब बात करते हैं समाजवादी राज्य की। देश के संविधान में एक प्रस्तावना है, और इस प्रस्तावना में समाजवादी राज्य शब्द जो भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा दिए जाने की भावना को दृष्टिगत रख करके जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया हुआ है। यह यद्यपि मूल संविधान में यह शब्द प्रयुक्त नहीं था, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार इसको बाद में इसे समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। अब भारतीय संविधान की 9वीं विशेषता है जिसको जानेंगे आप, वयस्क मताधिकार। वयस्क यानी देश के संविधान में
18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है। वो व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकता है, अपने मतदान के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकता है। 18 वर्ष जिनकी आयु पूर्ण हो गई है वो व्यक्ति मतदान कर सकता है और देश की सरकार चुनने में वो भागीदार बन सकता है। मूल संविधान में 21 वर्ष थी, किंतु संविधान में 61वां संशोधन किया गया था और उस 61वें संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष है ये कर दी गई है। तो 18 वर्ष आयु पूर्ण किया व्यक्ति वो वयस्क मताधिकार कहलाता है। 10वीं विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि धर्म के मामले में देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य का कोई भी अधिकाधिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है। किंतु भारत में यूरोपीय मॉडल की भांति राज्य और धर्म के बीच कोई पार्थक्य नहीं है। तो हमारा जो संविधान है इसके अंदर धर्म के बारे में विशेष तौर से कहा हुआ है कि भारत में किसी भी धर्म के साथ में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म के मामले में किसी नागरिक के साथ में। धन्यवाद। अगली भारतीय संविधान की विशेषताएं अगले में पढ़ेंगे। धन्यवाद।